देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। सीएम शिवराज सिंह चौहान जीत के बाद छिंदवाड़ा पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि हमने एक लक्ष्य तय किया है, मेरा मिशन है, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं, हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्धशाली भारत के निर्माण का जो सपना था, भाजपा सरकार में पूरा हो रहा है। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के लिए कहा कि छिंदवाड़ा से दादाजी कहीं निकले ही नहीं, मामा तो घूम रहा था और दादा यहीं फंसे रहे। सवेरे शाम छिंदवाड़ा में रहे, जब पूछो कहाँ है पता चले कि यहीं है। आपने उन्हें यहाँ बांध दिया तो मध्य प्रदेश में भाजपा की एक तरफा जीत हुई। लाडली बहना और कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा, मैं कभी चुनाव के दौरान बुधनी नहीं गया। लोगों ने कह दिया था कि आपको 1 लाख से ज्यादा वोटों से जिताएंगे, आप तो सरकार बनाओ। मैंने भी वादा निभाया, प्रदेश में 163 सीटें लाकर भाजपा की झोली में डाल दी। सीएम ने कहा, ये जीत लाडली बहनाओं की जीत है। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा में विकास की गारंटी देता हूं। मैं कभी बुधनी नहीं गया, कभी नहीं गया बुधनी, वोट डालने गया बस। और भारतीय जनता ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से मुझे जिताया। लेकिन मैंने भी वादा निभाया, पूरे प्रदेश में 163 सीटें लाके भारतीय जनता पार्टी की झोली में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर डाल दी। लेकिन छिंदवाड़ा वालों, आपने यही घेर दिया, दादाजी कहीं निकले नहीं। अब मामा तो घूम रहा था, दादा यही फंस गए। रोज सवेरे शाम छिंदवाड़ा, कहाँ है बोले छिंदवाड़ा ही है। और इसलिए आपने यहां उनको बांध दिया तो मध्य प्रदेश में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। और मैं छिंदवाड़ा के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये जीत मैं तुम्हें समर्पित करने आया हूं, तुम्हें समर्पित करने आया हूं। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री का यह किसी शहर में पहला दौरा है। मैं आपके लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, अपन तो भैया हैं और मामा हैं। इस पद के आगे दुनिया के सारे पद बेकार हैं, स्वर्ग का सिंहासन भी बेकार है। लाडली बहनों के बाद अब अभियान होगा लखपति बहना। लखपति बहना मतलब हर बहन को हर महीने 10,000 रुपए से ज्यादा मिलेंगे। साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा बहनों की आमदनी होगी। इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। पंकज चतुर्वेदी जी जुड़े हैं भाजपा से, शैलेंद्र नागले जी जुड़े हैं आप प्रवक्ता हमारे साथ, आलोक सिंघई जी हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंकज चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आऊंगी। हम मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29 शुरू करेंगे। ये मिशन मध्य प्रदेश शिवराज जी का आखिर है क्या? आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया जी कि हर बूथ मोदी बूथ, और भारतीय जनता पार्टी संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मिलकर तय किया था केंद्रीय नेतृत्व के साथ जी कि हर मतदान केंद्र पर मध्य प्रदेश में कुल 74,533 मतदान केंद्र हैं, बूथ जिसको हम कहते हैं जी, और हर मतदान केंद्र पर भाजपा के पक्ष में 51% मत, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया था। और जो 163 सीटें मिली हैं उनमें से 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की मत संख्या 50% को पार कर गई, बिल्कुल 51 और उससे कहीं अधिक। बाकी जो 62 सीटें हैं 163 में से, वहां 40 से 50% के बीच का मत है, आधा आधा, 45 से 50 और 40 से 45 के बीच, 50 के बीच में, 45 के बीच में। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा बूथ प्रबंधन का जो मॉडल था, जिसमें हमने लगभग 2 साल पहले सारे के सारे बूथ डिजिटल किए थे। हर बूथ पर हमारे सदस्यों की कमेटी त्रिदेव है, बूथ का अध्यक्ष है, बूथ के महासचिव हैं और बूथ लेवल हमारे जो एजेंट है उनको मिलाकर ऐसी पूरी समिति तैयार है। इन कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के आधार पर, शिवराज जी की सरकार के कामकाज के आधार पर जनता जनार्दन से प्रार्थना करी कि मतों से भारतीय जनता पार्टी की झोली भर दो जी, और 163 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। बिल्कुल। और जहां बहुत सारी सीटें ऐसी हैं धर्मिष्ठा जी, जी लगभग 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां हार का अंतर 1-2 हजार के बीच है। बिल्कुल, यानी वो 1-2 हजार का अंतर हम पाट लेते तो लगभग 25 सीटें और भारतीय जनता पार्टी के पास आ सकती थी। लेकिन जनता जनार्दन है, उनका निर्णय स्वीकार और शिरोधार्य है बिल्कुल, और जो दिया वो बहुत दिया। बड़ी कृपा है जनता की
और इसी भाव और भावना के साथ, मोदी जी की गारंटी के साथ, भाजपा की सरकार के प्रदेश के कामकाज के साथ, और अब तो लोकसभा का विषय धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल। पूरे भारत का जिस प्रकार का स्वरूप पिछले 9 साल में बदला है, हम देश की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, निर्यात में हम नंबर 3 पर हैं, विदेशी मुद्रा भंडार अब तक का सर्वश्रेष्ठ है। भारत, जहां राहुल गांधी जी कहते थे कि मोबाइल मेड इन चाइना बनते हैं, अभी भी कहते हैं कई बार जी, राहुल गांधी जी, पर अब भारत दुनिया का दूसरे नंबर का मोबाइल उत्पादक है। बिल्कुल, बिल्कुल सही पूरी कहा आपने। दुनिया में भारत से मोबाइल जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। प्रति व्यक्ति आय, सड़क विकास, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, रोडवेज, एग्रीकल्चर, स्पेस, मून, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पिछले, हम तो 60-65 साल की कांग्रेस की कार्यकाल की उपलब्धि है, और 9 साल की मोदी सरकार की, 10 साल हो जाएंगे 24 में, 10 साल की सरकार की उपलब्धि है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि इनके आधार पर जनता के बीच। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता ने काम के आधार पर वोट दिया है। आलोक सिंह जी, आपके पास आऊंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान जीत के बाद पहली बार छिंदवाड़ा गए हैं और कमलनाथ जी के गढ़ में गए हैं, तो क्या ये मास्टर प्लान है शिवराज जी का छिंदवाड़ा के लिए? बिल्कुल, छिंदवाड़ा सबसे प्राथमिकता पे रहेगा जी। और इस बार जो लोकसभा सीटों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतनी है जी। और एक सीट कमलनाथ जी की जाती थी और कमलनाथ जी को वहाँ उस क्षेत्र में बड़ा आदर दिया जाता है। लोग ये समझते हैं कि कमलनाथ जी के कारण सारा कुछ हो जाएगा पहली बार, और यही वजह थी कि इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी उतना काम नहीं कर पाई और कमलनाथ जी के उस आभा मंडल को तोड़ नहीं पाई, जबकि कमलनाथ जी अपने वादों में असफल रहे, अपनी प्रक्रियाओं में असफल रहे, सारी चीजें वो पार्टी भी नहीं चला पाए, चुनाव भी पूरे मध्य प्रदेश में नहीं लड़ पाए। इसके बावजूद वहां पे उस जिले की सीटों पे भारतीय जनता पार्टी नहीं घुसपैठ कर पाई थी और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उस गड्ढे को भरने के लिए अब शिवराज जी भी लगे हुए हैं और भाजपा संगठन भी लगा हुआ है। तो इसको यहाँ भी जोड़ा जा सकता है, जैसे शिवराज जी ने कहा है कि दादाजी घर से निकले ही नहीं, इसलिए मामा निकलता रहा और रैलियां करता रहा। ये तो ठीक है, ये तो कहने की बात है, ये कहा जा सकता है, लेकिन भारतीय कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में थी नहीं, संगठन था ही नहीं कांग्रेस का। बिल्कुल। और कांग्रेस ने पहले भी वहां होमवर्क नहीं किया था, इसलिए कमलनाथ जी को वहां टिके रहना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव पूरा संगठन के दम पर लड़ा है। आप ये देखिए कि चुनाव के पहले तक ये बात कही जा रही थी कि शिवराज जी की सरकार जा रही है और शिवराज जी का चेहरा लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन संगठन ने बड़े पैमाने पे काम किया। खुद मोदी जी ने मैदान में उतर के मोर्चा संभाला और ये सारी चीजों के संगठन के साथ में संघ के कार्यकर्ताओं ने भी काम किया और उसका नतीजा हुआ है कि ये भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है और ऐसी जीत की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं थी। बिल्कुल। और आप पार्टी हो या दूसरी समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, उनकी तरफ तो जनता ने देखा भी नहीं। बसपा और सपा ने तो फिर भी किया, आप पार्टी की सारी जगह जमानत जब्त हुई। तो ये जो चीज हुई है, ये ध्यान जनता का सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर था और उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो ये किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा में कार्यकर्ताओं की और भारतीय जनता पार्टी के संगठन। बिल्कुल, बिल्कुल सिंघई जी, सही कहा आपने कि ये एक व्यक्ति की जीत नहीं है, पूरी पार्टी लगी रही मैदान में, केंद्रीय नेतृत्व लगा रहा और सभी ने जीत के लिए लगातार प्रयास किए। हमारे साथ इस वक्त आनंद तारण जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। आनंद जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि शिवराज जी जीत के बाद पहली बार छिंदवाड़ा गए हैं, छिंदवाड़ा के लोगों को साधने की कोशिश है और यहीं से 2024 के मिशन की तैयारियां शुरू हो गई है जीत के लिए। देखिए, ये प्रतिबद्धता दिखाने की बात है जी। शिवराज चौहान जी अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं हाईकमान के प्रति, क्योंकि अगली चुनाव लोकसभा के तो बता रहे हैं। लेकिन छिंदवाड़ा है, में कोई असर नहीं हुआ जी। हमारे पत्रकार आदरणीय सिंघई साहब, उनकी प्रतिबद्धता भाजपा की तरफ ज्यादा है, उनकी प्रतिबद्धता भाजपा की तरफ ज्यादा है, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, लेकिन तारण जी, पत्रकार तो जो है वो स्वतंत्र है अपनी इच्छाएं रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए पत्रकार स्वतंत्र है। उन्होंने जो बोला वो सही है, उनकी मजबूरी है बोलना, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं। आनंद जी,
आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं अपनी टीम से बोलूंगी आपसे पुनः संपर्क करें ताकि हम आपकी आवाज प्रॉपर सुन पाए। मैं शैलेंद्र नागले जी के पास जाऊंगी। शैलेंद्र नागले जी, जैसे कि 2023 का विधानसभा चुनाव जो था भारतीय जनता पार्टी ने जीता, कांग्रेस बहुत कम सीटों पर सिमट गई और जहां तीसरे दल की चर्चा हो रही थी कि तीसरा दल मोर्चा संभाल रहा है, वो कहीं ना कहीं चुनौती बनने वाला है, लेकिन जनता ने तीसरे दल को यहां नकार दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तीसरा दल क्या तैयारी कर रहा है? हाँ देखो, हम तो इंडिया गठबंधन के साथ में है और जनता ने तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी को चुनने का प्रयास किया था। हमें वोट भी मिले, अच्छे तादाद पे मिले। हम ये नहीं चाहते कि हमें संतोषपूर्ण रूप से तो वोट मिला है जी। और अगर हम आज की बात करें छिंदवाड़ा दौरे की शिवराज सिंह चौहान की, तो वहाँ पे हमने लड़े नहीं, लेकिन वहाँ की जनता जो है, इसके पहले जब शिवराज सिंह चौहान वहाँ गए थे तो देखा गया था उन्होंने निकाय चुनाव में कई बार कहा कि हम कोयले की खदान खोल देंगे, एयरपोर्ट बना देंगे, पट्टे बांट देंगे लोगों को। लेकिन जब निकाय चुनाव में सिर्फ घोषणा साबित हुई उनकी, उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान गए, अमित शाह जी गए। अमित शाह जी ने जुन्नारदेव में अपनी सभा की, उसमें कहा कि हम रोजगार के लिए यहाँ पे कोयला, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में छिंदवाड़ा में कोयला होता है। ठीक है। उसके बाद भी वहाँ जैसे ही वो गए, उसके अगले दिन 2 खदानों का निरस्त हो गया कि वो खदानें अब बंद होने वाली है, जितने मजदूर लोग हैं वो अपने हिसाब से अपना ट्रांसफर ले। तो जनता में एक आक्रोश था वहाँ पे, इसलिए बीजेपी को वहाँ पे एकदम 0 सन्नाटा कर दिया। और लोकसभा में भी अभी शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि वहाँ पे जाके कमलनाथ जी को हराए, तो इंडिया गठबंधन को हराना छिंदवाड़ा में मेरे इसलिए तो हिसाब से तो एकदम साबित नहीं होता कि कोई हरा पाएगा। अगर शिवराज सिंह चौहान भी वहाँ से लड़ते तो कभी नहीं जीत पाएंगे वहाँ से। तो ठीक है, अगर शिवराज सिंह चौहान भी छिंदवाड़ा से लड़ते तो नहीं जीत पाएंगे। इंडी गठबंधन का आपने जो जिक्र यहाँ किया है, कांग्रेस पार्टी के साथ जो आपका गठबंधन, लगातार वो आपकी उपेक्षा कर रही है, आम आदमी पार्टी की उपेक्षा कर रही है, सपा की उपेक्षा कर रही है, बसपा की उपेक्षा कर रही है, फिर आपको कैसे लग सकता है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में आपका साथ देंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस ने आपको नकारा है। हाँ, ये तो निकाय इसमें विधानसभा चुनाव में हमारा गठबंधन नहीं था। 2024 के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे गठबंधनों के साथ में, क्योंकि बारी बारी से सभी के साथ में बैठक की, सभी के साथ में तो सामंजस्य बिठाना। शैलेंद्र जी, ये कौन सा गठबंधन है जो केवल लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए नहीं? जनता बहुत समझदार है, जनता सब कुछ समझती है। जनता देखती है, पूरा परखती है, उसके बाद में अपना निर्णय देती है। तो ये आप मानते हैं कि जनता ने सोच परख कर निर्णय लिया है और भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में मौका दिया है? नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं देखता हूँ कि बैलेट पेपर में जब चुनाव हुआ, जनता परखती है। बैलेट पेपर में जब चुनाव हुआ तो बैलेट पेपर में देखा गया तो कांग्रेस 199 सीट पर आगे थी। एकदम से क्या हुआ कि एकदम से अकल्पनीय, मतलब 163 सीट बीजेपी को आ गई। कहीं ना कहीं चूक हुई है। एक बीएसपी के मैं पढ़ रहा था, उसमें बीएसपी का एक नेताजी बोल रहे थे कि मैं अपनी ही विधानसभा में जहां से वो बूथ पे वोट देके आया, वो वोट उनका डल नहीं पाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं खामियाजा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। हम तो ये चाहते हैं कि आने वाला चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए, जिससे सारे हम देश को पुनः पुरानी सदी में ले जाएं, पाषाण काल में ले जाएं पुनः देश को। नहीं तो एक ये क्या है, मतलब केवल चुनाव तक हम लोग चाहते हैं कि पेपर से चुनाव डलवाए जाएं, तो फिर हम टेलीफोन ही यूज करें, मोबाइल भी बंद करें फिर तो? जब सारे दल एक साथ बोल रहे हैं कि भैया बैलेट पेपर, जब अमेरिका इतना संपूर्ण देश है, विकसित देश है, वो वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव करवाता है। जापान इतना विकसित देश है। शैलेंद्र जी, यहाँ मैं आपकी बात का समर्थन इसलिए नहीं कर सकती कि सारे दल, अगर 100 लोग भी गलत बात को गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे, तो वो सही नहीं होगी, वो गलत ही रहेगी। नहीं तो एक क्या है, चुनावी प्रक्रिया होती है, उसमें सारे दलों का जो निर्णय होता है वो मान्य होना चाहिए, उसके आधार पे चुनाव होना चाहिए। अगर सारे दल मिलकर एक बैठक करते हैं, एक इंडिया गठबंधन है, अगर वो सारे ये कहते हैं कि भैया इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो मोदी जी को क्या दिक्कत है? दिल्ली में जब चुनाव हुए थे किस चीज पर हुए थे? बैलेट पेपर पे हुए थे, ईवीएम पे हुए थे? तो ईवीएम पे हुए थे, ये मैं मानता हूँ। ईवीएम भारतीय जनता पार्टी ने हैक नहीं करवाई। भारतीय जनता पार्टी, मैं तो बोल रहा हूँ आपको कि मैं अगर निष्पक्षता से है, अगर 2024 का अगर मोदी जी को इतना भरोसा है तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिख लीजिए। ठीक है, पंकज चतुर्वेदी जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि हमारे आपके प्रवक्ता कह रहे हैं शैलेंद्र नागले जी के भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है तो 2024 का जो चुनाव है वो बैलेट पेपर पर करवा। देखिए धर्मिष्ठा जी, ये गठबंधन समझ नहीं आया। इनके गठबंधन की कांग्रेस ने एक रैली कॉल करी, बैठक 6 तारीख को आज बैठक होनी थी जी। तो बाकी घमंडिया गठबंधन के जो लोग थे उन्होंने किनारा कर लिया, कोई बैठक में नहीं पहुंचे।
ये आम आदमी पार्टी के गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस का विरोध करके लड़े। जी ये बात अलग है कि इनको जनता ने जमानत बचाने लायक स्थिति में नहीं रखा, बड़ी बड़ी बातें करते थे आम आदमी पार्टी के लोगों ने इनको अपना खास नहीं माना। और मुझे लगता है कि इतना राजनीतिक अपमान किसी और का नहीं हो जाता। आम आदमी पार्टी का 70 की 70 जमानत जब्त, उसके बाद यही हाल गुजरात में हुआ था, वहां भी आपकी भी शुक्ला दक्षिण साहब। भारत में यही स्थिति है। दक्षिण भारत में आपको आप देख सकते हो पन्ना उठा के। गुप्ता जी, जी। मेरी बात पूरी हो जाए, मैं बीच में बिल्कुल बोलता बिल्कुल नहीं। बिल्कुल शैलेंद्र जी, आपको भैया मैं ध्यान से बोलने का सुनो, पूरा अवसर दूंगी। बोलते हो तो सुनने की क्षमता रखो। दूसरा दूसरा पंजाब और दिल्ली के अलावा कहीं कोई स्थिति इनकी नहीं है। बाकी मध्य प्रदेश में 163 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। जी और हम बहुत विश्वास के साथ छिंदवाड़ा की जनता की कृपा से 28 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती थी, अब की बार छिंदवाड़ा भी जीतेंगे। हम बिल्कुल तो आम आदमी पार्टी से पूछ रहे कितनी सीटें जीत रही हो मध्य प्रदेश में, देश में क्या स्थिति होने वाली है। जिनका खुद का आता पता नहीं राजनीतिक रूप से, जिनकी जमानतें जब्त होती हैं, वो बातें करते गठबंधन की। इसी गठबंधन के एक मित्र हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने क्या कहा, ये कांग्रेस पार्टी चिरकुट पार्टी है, इसके लोग फ्रॉड हैं, धोखेबाज हैं, बिल्कुल विश्वासघाती हैं, इन पर भरोसा मत करना। तो धर्मिष्ठा जी, ऐसा गठबंधन आपने कहीं देखा है जहाँ सहूलियत का गठबंधन हो? और यदि ये भी उस गठबंधन का हिस्सा है आम आदमी पार्टी के लोग, तो आज स्पष्ट करें कि कोई गोमूत्र राज समझते हैं क्या? सनातन का विरोध करने के एजेंडा जिस पर कांग्रेस काम करती है, ये भी उस पर काम करते हैं? इसका उत्तर दें। ईवीएम की बात करते, आपने ठीक सवाल पूछा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती तो ईवीएम से दर्द नहीं है, पंजाब जीत गए तब ईवीएम से दर्द नहीं है, अभी कर्नाटक हिमाचल जीते तब ईवीएम से दर्द नहीं है। मध्य प्रदेश में जनता ने इनका सफाया कर दिया ना, इनके आम आदमी पार्टी के तो कोई अस्तित्व है नहीं यहाँ पर। जी कांग्रेस का थोड़ा बहुत पहचान परिचय जनता ने उनको उनकी स्थिति बता दी। अब कांग्रेस में को लोग कह रहे हैं ईवीएम में दोष है, जी और कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह जी वो कहते हैं कि ईवीएम में दोष नहीं है। बिल्कुल कांग्रेस के लोग अपनी अंतर कला छुपाने के लिए ईवीएम बिल्कुल की बात कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल तो सच माने, घमंडिया गठबंधन को सच माने या लक्ष्मण सिंह जी को सच माने? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आनंद शैलेंद्र नागले जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी के नेताजी कह रहे हैं कि देखो दिल्ली में और पंजाब में तो आप देख ही रहे हो, जीतने के बाद में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क से लेके महिलाओं और धर्म, जो आप धर्म की बात कर रहे हो कि जी। सनातनियों का हम विरोध करते हैं, तो आप देख लीजिए हमारे केजरीवाल जी हर एक दिन 2 दिन के आड़ में हर तीर्थ यात्रा पे पूरे बुजुर्गों, महिलाओं को, पुरुषों को, सब जितने भी सम्मानित व्यक्ति है उनको दूर दूर की यात्राएं कराते हैं। और सिर्फ घोषणा नहीं करते हम, जैसे आपके मामा जी घोषणा करते हैं और भूल जाते हैं, हम तो वास्तविकता में भरोसा करते हैं और जनता की जितनी मदद की जाए उतनी मदद करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि आप घोषणाओं पे भरोसा नहीं करते, जितनी जनता के लिए जितना कर सकते हो। जनता से आपने वादे भी किए थे, गारंटियां भी दी थी, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया। ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश की जो जनता थी उन्होंने एक भी सीट अन्य दल को नहीं दी है। आनंद तारण जी हमारे साथ पुनः जुड़ चुके हैं। आनंद जी, आप कुछ कह रहे थे उस समय। आनंद जी के यहाँ शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। सीधे आलोक सिंघई जी के पास आऊंगी। आलोक सिंघई जी, जिस तरह से सीधा दोष ईवीएम पर, कई बार चर्चा हुई हमारी कि ईवीएम के ऊपर जो दोष लगाया जा रहा है, जैसे कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि 2024 में जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होनी चाहिए। तो जो 4 राज्य थे, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक राज्य में नहीं बनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं था कि तेलंगाना में ईवीएम हैक हुई है, हम वहां सरकार नहीं बना पाए। लेकिन जहां सरकार बन चुकी है उन जगह पर यह कहना कि ईवीएम हैक हो गई है, कितना सही है? बिल्कुल गलत है। ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। आप ये बताइए, जब दिल्ली में सरकार बन गई, पंजाब में बन गई, तब नहीं बोला कोई? तब आज कांग्रेस की सरकारें जिन राज्यों में पिछली बार बन गई थी तब नहीं बोली कांग्रेस? ये सब जबरदस्ती, ईवीएम को कई स्तर पे जांच हो चुकी है, कई स्तर पे उसको चेक किया जाता है और लगातार उस पर निगरानी रखी जाती है जी। इसके बावजूद जो है बार बार ये बात हारने के बाद में कही जाती है। आप ये देखें, पूरी निगरानी में ईवीएम रखी गई, पूरी निगरानी में उनकी काउंटिंग हुई, इसके बाद में ये बात कहना, कोई किसी बात का कोई सिर पैर नहीं है। और ये बिल्कुल गलत तरीका है कि किसी भी तरीके से आप अपनी बात को छुपाने का, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे पे आरोप लगाने लगे। अभी बड़े भाई आनंद तारण जी भी ये कह रहे थे, पत्रकारिता के बारे में, मापदंडों के बारे में बोल रहे थे जी। अरे इतना सब के बाद में सत्ता तो आपको मिलनी ना, पत्रकार को नहीं मिलनी कभी सत्ता। पत्रकार पे क्यों बात करना?
पत्रकार कोई बात कह सकता है, किसी से प्रभावित होकर कह बिल्कुल, सकता है, बिल्कुल। लेकिन वो पार्टी नहीं है, उसको चुनाव नहीं जीतना नहीं है, आपको जीतना है चुनाव, और आप असफल रहे हैं तो इसका चिंतन करें। आक्षेप लगाने से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आलोक सिंघई जी सही कहा कि आक्षेप लगाने से कुछ नहीं। आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, जैसे कि आलोक सिंघई जी ने कहा है कि आक्षेप लगाने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी को जो जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया है, विपक्ष की भूमिका में बिठाया है, उस भूमिका का कांग्रेस को मान रखना चाहिए। खुद आदरणीय सिंघई जी बोल रहे हैं। सिंघई जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जी शिवराज सिंह चौहान के बारे में उन्होंने बोला जी। कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा लोग पसंद नहीं करते, कुछ नहीं करते, बहुत विरोध है, और 18 साल के बाद क्यों नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने लाया गया। और दूसरा ये है कि अगर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इतना अच्छा होता तो क्या बात है, कर्नाटक में क्यों हारे। दूसरा ये कि जो नरेंद्र मोदी जी ने वायदे किए थे, वो वायदे कितने उन्होंने पूरे किए। जब वो 2014 के पहले सत्ता में आने को आते थे, तब उन्होंने बोला था कि मैं 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा। उन्होंने बोला था कि हम काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए देंगे। उन्होंने बोला था कि भैया किसी भी हमारा सर्व से माथा झुक रहा है। तो ये सब चीजें कहाँ है। उन्होंने बोला था 50 दिन के अंदर किसी चौराहे पे बुला लेना, कहाँ है। डीजल पेट्रोल की बात थी, केरोसिन की बात थी, चाहे गैस सिलेंडर की बात थी। अरे भाई 400 रुपए का कांग्रेस की सरकार में थी, आज आप मेहरबानी करके 900 रुपए में दे रहे हैं कि 200 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। तो आप किस तरह से जनता का गला काट रहे हैं। तो वो जनता आपके ऊपर विश्वास क्यों करेगी। तो निश्चित रूप से ईवीएम का कहीं ना कहीं घाला है। ईवीएम पे निश्चित रूप से हमारे जो जीते हुए विधायक उन्होंने भी आरोप लगाया, जो हारे हुए उनने भी आरोप लगाया, आनंद और जी, आम जनता भी आनंद करेगी जी, कि वो कैसे गया, आनंद क्योंकि जी, जनता को कहीं विश्वास नहीं आनंद था। जी, आप ही के कुछ प्रत्याशियों ने कहा है कि ईवीएम में कुछ हैक नहीं हुआ है, ईवीएम पे दोष देना बंद करो, अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से कुछ सीखो। ये बयान है कांग्रेस के प्रत्याशियों के। कितने लोगों ने बोला है। लक्ष्मण सिंह, अरे भाई लक्ष्मण सिंह 200, उनके अलावा 229 लोग और हैं, उनके तो अलावा वो गलत है। 229 और लोग हैं भाई। वो गलत है। मैंने क्या बोला कि जो बहुमत बोलेगा उसकी बात कर रहे हैं हम। तो एक और भी- व्यक्ति बोल और भी सकता है, वो बोल रहे हैं। निश्चित रूप से उसकी अपनी अभिव्यक्ति है, उसकी अपनी धारणा है, उसकी अपनी सोच है। लेकिन जब अधिकतर लोग बोलते हैं तो निश्चित रूप से उसमें, और हमारा तो लोकतंत्र की परंपरा है इस देश की, तो किस तरह की बातें करें। पंकज जी बोल रहे हैं क्या। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने सही कहा कि सभी तो को भैया बोलने पंकज की जी यार, आजादी है। आप आनंद समझदार आदमी जी, हो, आनंद जी, जो जैसा कि बहुमत आपने कहा बोलता है, बोलने उसकी की बात रखिए आजादी ना। सबको है, वैसे ही पत्रकारों को भी तो बोलने की आजादी है, वो भी तो अपनी विचारधाराएं रख सकते हैं। अरे भाई पत्रकारों ने तो खुद बोला है कि भैया कांग्रेस की सरकार आ रही है। जी पंकज जी, धनुषा जी उत्तर देना और, चाहते जी, हैं। पंकज और जी। हमारे आदरणीय सिंघई जी की विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं आरएसएस से मिलती जुलती है, भाजपा से मिलती है। ठीक है, आनंद और जी। आज से नहीं है इनका शुरू आनंद है। जी, जवाब और मैंने ले लीजिए। कई बार इस बारे में चर्चा भी आनंद की जी है। जवाब ले लीजिए। पंकज जी, देखिए धर्मिष्ठा जी, जी। आनंद जी शायद भूल गए, बड़े आदरणीय हैं, मेरे अग्रज में बड़े भाई हैं। देश के चुनाव आयोग ने कांग्रेस की और उनकी बाकी कुछ दलों की आपत्ति पर ओपन चैलेंज दिया था सारे दलों को जी कि ईवीएम में किसी प्रकार की हेरा फेरी यदि संभव हो तो प्रमाणित करो। तब धर्मिष्ठा जी कांग्रेस कहाँ चली गई। बिल्कुल अभी कांग्रेस के प्रत्याशी ने मालूम है क्या कहा धर्मिष्ठा जी, कि जबलपुर में स्ट्रांग रूम के ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा, उसने जबलपुर की ईवीएम हैक कर ली, और जबकि वहां से लखन घनघटिया 40,000 वोटों से जीते, तो एक विधानसभा की ईवीएम छोड़कर 6 की हैक करी उनको दिखो था ऊपर से। ये यदि राजनीतिक कुशलता का प्रमाण है तो क्या। मूल विषय धर्मिष्ठा जी है कि कांग्रेस अपना दोष ईवीएम के माथे लगा रही है। बिल्कुल इनके नीतिगत दोष है, तुष्टीकरण के, भ्रष्टाचार के, परिवारवाद के, उन पर काम नहीं करते। जब चुनाव चुनौती देता है कि शुद्ध करो तब शांत हो जाते हैं। लक्ष्मण सिंह जी ने सत्य कहा कि ये अपनी दोष और अंतरकला छुपाने के लिए 5 बार के सांसद, 3 बार के विधायक, अब हार गए 61,000 से, जी पर उन्होंने नहीं कहा कि ईवीएम में दोष है। उन्होंने कहा दोष कांग्रेस में है, कांग्रेस की प्रणाली में है, रीति में है। और फिर भी कांग्रेस को यदि ईवीएम पर दोष देना तो उनका विषय दोष देती रहे। जनता जिसको निर्दोष मानती है, शुद्ध मानती है, लोकतंत्र के आधार पर पवित्र मानती है भारतीय जनता पार्टी को, उनको बहुमत देती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आनंद जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि पंकज जी ने कहा कि अगर ईवीएम पे इतना ही शक था तो जब निर्वाचन आयोग ने कहा था तो ईवीएम में आके साबित क्यों नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने कि क्या समस्या हो सकती है, कहां से हैकिंग हो सकती है, आप लोगों ने साबित क्यों नहीं किया। देखिए
अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सब में गई है और निश्चित रूप से अब गंभीरता के साथ ले रही। अभी तक बहुत संजीदा से लिया था, लेकिन जो स्थिति हुई है, चाहे मध्य प्रदेश में हुई हो, चाहे राजस्थान में हुई हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हुई, तो जो चीजें सामने आई है निश्चित रूप से, और प्रधानमंत्री 10 दिन पहले कहते थे कि भाई हम तो पूर्ण बहुमत के साथ और अच्छे बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ जीत के आएंगे। तो निश्चित रूप से जो उन्होंने बोला वो हुआ। और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, आपने देखा होगा, एक ट्वीट दिखाया है, तो उसमें जो भाजपा के कार्यकर्ता ने बोला वही रिजल्ट आया। तो ये चीजें क्या बताती हैं, सच दर्शाती ना। और जिस तरह के रिजल्ट आए, निश्चित रूप से ये गंभीरता को परिचायक है। तो और इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो इंडिया गठबंधन से अनुरोध करना चाहता हूँ, भाई वो मेरी सुने ना सुने वो अलग बात है, मैं तो चाहता हूँ कि भाई जब ये ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं तो भैया बाको पर दे दो कि भैया चलो आप ही बनाइए सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार बने, एक तरफा सरकार बने। तो भाई अगर इस तरह के हमें चुनाव करवाना है तो फिर क्या फायदा, देश का लाखों करोड़ों अरबों रुपया बचेगा कम से कम। बिल्कुल आनंद जी, सही कहा आपने, किसी तरह से चुनाव करवाने हैं तो लाखों करोड़ों रुपए बचाना सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। आलोक सिंह जी, आपके पास आऊंगी। सुना ही है आपने कि प्रवक्ताओं ने क्या बयान दिए हैं। ईवीएम हैकिंग वो मुद्दा जो एक है वो लगा हुआ है, वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक किसी और राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बन जाती। जब तक भाजपा की सरकार बनती रहेगी तब तक ईवीएम तो बदनाम होती रहेगी, उसके ऊपर कुछ और ऑप्शन नहीं है। नहीं, बदनाम नहीं हो पाएगी ईवीएम। दरअसल में आप ये देखें, ये लोग आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, ये तथ्यों पे बात ही नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव के बाद से लगातार काम किया है जनता के बीच में, जनता की योजनाओं के लिए। अब आप ये बताएं, जिस तरीके से जनता की योजनाएं बनी है अपलिफ्टमेंट के लिए, जो जिस तरीके से उनको आर्थिक सपोर्ट दिया गया, कानून नहीं खड़ा कर दिया, झगड़े नहीं करा दिए गए, जाति में नहीं बांटा गया, एक एक घर को, एक एक परिवार को सपोर्ट किया गया ताकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में शामिल हो और देश की इकोनॉमी को डेवलप कर पाए। तो ये सपोर्ट किया गया। ये देखने तैयार नहीं है कि कांग्रेस की नीति कितनी थोथी थी और कांग्रेस ने किस तरीके से देश का 70 साल बर्बाद किया। ये बात बार बार इस पे ध्यान हटाने के लिए आरोप प्रत्यारोप की बातें करते हैं। ये नहीं देख रहे भारतीय जनता पार्टी ने कैसे अपग्रेडेड काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी से भी अपग्रेडेड वर्जन की जरूरत है। कहीं आप पार्टी ने अपने आप को प्रस्तुत किया था लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाई। दरअसल में भारतीय जनता के लिए इस लोकतंत्र की नीतियों में सुधार करने की जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है तो वो कर रही है, लगातार कर रही है, जहां असफल हो रही है वहां कर रही है। लेकिन कांग्रेस सुनने तैयार नहीं है, कांग्रेस अपने आप को बदलने तैयार नहीं है। बिल्कुल सही कहा कि अगर बदलने को तैयार नहीं, बदलाव नहीं करेंगे तो जनता स्वीकार नहीं कर पाएगी। पंकज चतुर्वेदी जी, आनंद तारण जी, शरण नागले जी, आलोक सिंह जी, आप चारों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा के मंच से कहा कि स्वर्ग का सिंहासन भी बेकार है। लाडली बहना के बाद अब अभियान होगा लखपति बहना। लखपति बहना मतलब हर बहन को हर महीने 10,000 रुपए से ज्यादा मिलेंगे। साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा बहनों की आमदनी हो, यह मैं करके रहूंगा। इसके बिना चैन की सांस नहीं लूंगा। एक एक वादा पूरा होगा, मैं आपको वचन देता हूं। ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा के मंच से कहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे बहनों को वादा किया था 1250 रुपए देने का, उसी तरह पुनः वादा किया है बहनों को लखपति बनाने का। अब बहनें अपने भाई पर कितना विश्वास करती है ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।